सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आप सब साथियों का, ये सुखबीर सिंह जो हमारी पार्टी के हिसार संसदीय क्षेत्र से जो उम्मीदवार हैं सीपीएम पार्टी के, वो हमारे बीच पहुंचे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आप सब साथियों का और विकलांग अधिकार मंच का विशेष तौर पे मैं अभिनंदन करता हूं, सलाम करता हूं, जो उन्होंने इस हमारे समाज के जो सबसे उपेक्षित, वंचितों में भी सबसे वंचित जो हिस्सा है उसको संगठित किया है, और ना सिर्फ संगठित किया है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य के स्तर के ऊपर भी उनके हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद किया है। और यहाँ हरियाणा के स्तर के ऊपर हम लगातार देख रहे हैं कि बड़ी मेहनत करके हमारे साथियों ने किस तरह से लगातार संघर्ष आंदोलन कई दिनों तक लगातार हिसार यहाँ कमिश्नरी के ऊपर आपके धरने हैं, मुख्यमंत्री के वहाँ प्रदर्शन है, और उस तरह से इस न्याय की आवाज़ को आपने बुलंद किया है। हम आपके संघर्ष का पहले भी समर्थन करते आए और आगे के लिए भी आपके बीच में हमारी पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में चर्चा की है। आज ये सम्मेलन जब आपका हो रहा है तो ऐसे मौके पर हो रहा है जो साथियों ने रखा कि देश में लोकसभा का चुनाव 2 चरणों की वोट पड़ चुकी है 186 सीटों के ऊपर। अपने हरियाणा में 12 मई को वोट पड़ेंगे। अब ये जो चुनाव का जो मौका है इस समय के ऊपर हर नागरिक के लिए, और मैं ये कहूंगा कि जो शोषित, उत्पीड़ित, वंचित, उपेक्षित जो हिस्सा है समाज का, उसको विशेष तौर पे इस मौके के ऊपर अपने खुद के विवेक से, अपने खुद के अनुभव से फैसला करना है कि वो किस राजनीति के पक्ष में अपना वोट करेगा। मैं क्यों ये कह रहा हूं कि खुद अपने विवेक से, अपने दिमाग से? वो इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सोच को, हमारे निर्णय करने का जो स्रोत हो सकते हैं जितने भी जानकारी के, उन सब पर आज कब्जा हो चुका है। अखबार है, टेलीविजन है, रेडियो है, जो भी सूचनाओं का माध्यम हमारे पास हो सकता है, वो आज देश में बड़े बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े पूंजीपति घराने उनकी कब्जे में। इसलिए वो उतनी ही सूचनाएं देते हैं जितना उनका हित इजाजत देता है। उसमें आपको उस टेलीविजन में, उस अखबार में, उस रेडियो में इस चुनाव के मौके के ऊपर गरीब आदमी का, शोषित उत्पीड़ित जनता के मसले वो आपको कम सुनाई देंगे। सच्चाई तो ये भी है, और बाकी वक्ताओं ने भी चर्चा की है, कि आज देश की शासक पार्टी भी जो चुनाव के समय पे लोगों से जो वोट मांग रही है, वो इस बात पर चर्चा नहीं कर रही है कि पिछले चुनाव में जो उसने वादे किए थे, जो सपने दिखाए थे, जो अच्छे दिनों का एक सबज बाग लोगों के सामने पेश किया था, आज उसकी चर्चा वो नहीं करते। वो नहीं चर्चा करते कि वो जो विदेशों में काला धन बताया जा रहा था उसका क्या हुआ, जिसके 15-15 लाख मिलने थे। वो आज रोजगार की बात नहीं करते, वो खेती संकट की चर्चा नहीं करते, वो महंगाई की जो कहता था रामदेव भी, बाबा रामदेव भी, कि 25 रुपए लीटर अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ, आज वो उसकी चर्चा नहीं करते। आज देश की सुरक्षा की बात हो रही है, अंधराष्ट्रवाद लोगों की, यानी कि हमारे सैनिकों की शहादत की भावनाओं को भुना करके वो वोट लेने की बात कर रहे हैं।
देश की सुरक्षा सिर्फ सीमा पर नहीं होती। सीमा देश का आखिरी छोर है। देश के केंद्र में देश के लोग होते हैं। देश किसी चार दीवारी का नाम नहीं है। देश है देश की जनता। देश की जनता आज चुनाव के केंद्र में नहीं है। देश के अंदर आज किसान मर रहा है कर्जदार होकर के, आत्महत्या करके, वो सुरक्षित नहीं है। उसकी फसल, उसका भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ताजा हमारी सरसों हरियाणा के अंदर पिट रही है, कोई खरीदने वाला नहीं है। देश का किसान सुरक्षित नहीं है, वो मर रहा है, वो आत्महत्या कर रहा है। देश का नौजवान, हर साल 2 करोड़ नए लोग तैयार हो जाते हैं, काम चाहिए, वो सुरक्षित नहीं है। वो बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा है, निराश होकर के आत्महत्या कर रहा है, वो नशे के शिकार हो रहा है, वो अपराध के अंदर धकेला जा रहा है। इसकी चिंता नहीं है। आज देश की 55% आबादी 25 साल से कम लोगों की है। हमारे लिए यह धरोहर भी है। एक नौजवान हिंदुस्तान है हमारा। दुनिया में और कहीं इतनी बड़ी धरोहर नहीं है। लेकिन ये जो धरोहर है, इसका क्या बनेगा? उनकी शिक्षा का क्या होगा? उनके रोजगार का क्या होगा? इसके बारे में इन शासक पार्टियों के प्रोग्राम में चर्चा नहीं है। बल्कि उनका तो घोषणा पत्र भी नहीं है, उनका तो संकल्प है। वो इस बात की चर्चा नहीं कर रहा कि अगले 5 साल में हम क्या करेंगे। वो तो कह रहा है कि 2047 तक, यानी कि अब से आप गिन लो 28 साल बाद की बात कर रहे हैं। 47 तक का एक सब्ज बाग नया भारत बनाएंगे। बातें हैं, लफाजी हैं, थोथ है, उसके अंदर कुछ नहीं है। तो सवाल यह है कि हम आपके सामने एक बात रख रहे हैं साथियों, ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव के नतीजे हिंदुस्तान का भविष्य तय करेगा, इसकी दिशा तय करेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज देश की सत्ता पर जो लोग बैठे हैं और जिन्होंने आम आदमी के तमाम मसलों को बरतरफ करके जिस तरह का भावनात्मक एक वातावरण खड़ा किया है और जिस तरह से 5 साल की इन कारगुजारियां हैं, उनके आधार के ऊपर हम दावे से कह सकते हैं, अगर कहीं भी टेलीविजन के, अखबार के, रेडियो के और इनके धुआंधार नगाड़े जो रोज प्रचार के बज रहे हैं, इसको आधार बना करके अगर देश के लोगों ने वोट किया तो इस देश का ये संविधान, जो जनतांत्रिक एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण जो हमने किया था लाखों की कुर्बानी के बाद अंग्रेजी साम्राज्य से लड़ते हुए, ये इस देश का या बुनियाद बचेगी, ये चुनाव का नतीजा तय है। अगर गलती से दोबारा या बीजेपी किसी तरह से भी, हालांकि कम गुंजाइश है, अब तक के जो चुनाव हुए हैं उससे ये लगता है कि दोबारा बीजेपी सत्ता में नहीं आने जा रही है। मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। एक मिली जुली वैकल्पिक सरकार बनेगी। अभी तक के संकेत ये हैं। हरियाणा में ये हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है, हम कितना काम कर पाते हैं। लेकिन इस बात को लेकर के हमें अपना काम करना है कि किसी भी तरह से एक ऐसी राजनीति को हमें रोकना है सत्ता में आने से, जो राजनीति इस देश की राजनीति इसकी देश की बुनियाद को खोखला कर रही है। जो ऊपर से जो देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, देशभक्ति की बात कर रहे हैं, अगर वास्तव में वह देशभक्त हो, थोड़े से भी अगर देशभक्ति हो, देशभक्त तो वो थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ देश की आजादी के लिए, इसको आजाद करवाने के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, साम्राज्यशाही के खिलाफ। आज की सरकार तो वो सरकार है कि अमेरिका जो बैठा है, दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा, आज उस अमेरिका के इशारे पर काम कर रही है। आप सोचिए, अपना देश अपनी जरूरत का 93% तेल
कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, अपने देश में पैदा नहीं होता। देश को ऊर्जा की जरूरत है, इसके बगैर कुछ भी काम ना हो। सारी अर्थव्यवस्था इस पर टिकी हुई है। और अपना एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है ईरान, वो तेल उत्पादक देश है, लगातार आप उससे तेल लेते रहे, वो अपना मित्र देश रहा है, उसके साथ अपने मिल्क का बंदरगाह भी बनाई है। वो देश हमें सस्ता तेल देने को तैयार है, वो हमें हमारे रुपयों के बदले, उस डॉलर की जरूरत भी नहीं है, वो ये कहता है कि रुपए के बदले भी तेल देने को तैयार है। लेकिन अमेरिका उससे नाराज है, अमेरिका ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाई है। और अमेरिका ने यह भी कहा है कि भारत को खबरदार, अगर तुम ईरान से तेल लोगे तो हम तुम पर भी प्रतिबंध लगा देंगे। और हमारी सरकार ये 56 इंची सीना जो रोज बड़ी बड़ी बातें करता है, इसने एक चू नहीं करी, न्यू नहीं कही कि भाई तू कौन है, हमने न्यू बतानिया कि हम किस गेलिया न्योंदा ने दार रखांगे, किस गेलिया औखा पानी करांगे, किस गेलिया दोस्ती करांगे। या तो हमारा अधिकार है ना, हम आजाद देश हैं, हम खुद मुख्तियार हैं, हमारे राष्ट्रीय हित हमारे लिए सर्वोपरि है। अमेरिका के साथ आज पिछलग्गू बना दिया देश। ये कैसी देशभक्ति है। अब जब तेल अगर पाबंदी लगेगी, कच्चा तेल का खरीदार जो तेल उत्पादक देश है अगर उसको खरीदेंगे नहीं, अगर उसकी उत्पादन कम होगा तो तेल की कीमत बढ़ेगी, जिसका भुगतान अपन भी करना पड़ेगा क्योंकि अपन दोबारा से खरीदना है। तो अपने देश पर सीधा हमला है जो हमारे व्यापार के ऊपर भी प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन इसकी बोलने की हिम्मत नहीं है। दूसरी बात इसके साथ ये देखने की है कि आज ये जो सैनिक जिनके नाम पर ये वोट मांगे हैं, इन सैनिकों के लिए क्या किया उसने? इन सैनिकों की सबसे बड़ी लापरवाही आज है अगर देश की सुरक्षा के लिए, तो इस सरकार के चलते है। आपके खुफिया तंत्र ने सूचना दे दी हमला होगा, आपके सीआरपीएफ के अधिकारी आपको चिट्ठी लिख रहे हैं कि इन सैनिकों को सड़क के रास्ते से भेजना ठीक नहीं होगा, उसके बावजूद भी इनको सड़क के रास्ते क्यों भेजा गया? जम्मू कश्मीर का गवर्नर भी जो इनकी पार्टी का है वो भी कहता है बहुत बड़ी चूक है। तो ये लगता है, बहुत लोग कहते हैं कि चुनाव के मौके पर बीजेपी के पास अब वोट मांगने के लिए और तो कुछ था नहीं। क्या कहेगा वो 15 लाख की बात, क्या कहेगा रोजगार की, खेती बाड़ी की, किस मुंह तो वोट मांगेगा? इसलिए यो एक परपंच रचा है पूरा का पूरा। तो इस साजिश को, इस परपंच को, इस नाटक को हमें समझना है और यह समझना है कि वो राजनीति जो 5 साल से लगातार देश के अंदर जो हमारे असली मसले हैं उन पर चर्चा नहीं कर रही, वो चर्चा कर रही है गाय के मसले के ऊपर, पशु क्रूरता का सवाल करती है। अब पशु क्रूरता को रोकने की बात करती है और इंसानों की हत्या की जा रही है। पशुओं की क्रूरता रोकने के नाम पर भीड़ इकट्ठी कर ली जाती है। प्राइवेट सेना बाकायदा सरकार के संरक्षण में, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, गौरक्षा के नाम पर जगह जगह आज अगर आप कोई काटड़ी भी, भैंस भी अगर लेकर के जा रहे हैं तो वो भी कहते हैं एक ट्रक में मिला इतनी क्यों भर ली। वो पिटाई करते हैं, वो पैसे लेते हैं। कोई मरी हुए पशु की चमड़ी उतार रहे हैं, परंपरागत रूप से इस देश में कारोबार रहा है, खासतौर पर अनुसूचित जाति लोगों का, जो चमड़े का काम करते हैं, जो मीट का काम करते हैं, उनके रोजगार चौपट है। पशु पालन का धंधा चौपट है। जिस राजनीति ने 5 साल में बाकायदा नफरत के बीज बोए हैं, हिंसा को बढ़ावा दिया है, जो देश के लोगों को आपस में ही लड़ाती हो, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पर, जो देश के लोगों को आपस में लड़ाती हो, देश को कैसे सुरक्षित रख सकती है? सोचने की बात है। देश तो सुरक्षित तभी रख सकता है ना, एक परिवार अगर आपस में एकजुट रहेगा तो ही तो मजबूत रहेगा, तो ही तो सुरक्षित रहेगा। यू देश हमारा अगर जात पर लड़े, जो कर हरियाणा लड़वा दिया,
दोनों तरफ बीजेपी के लोग जाट आरक्षण के पक्ष में भी और जाट आरक्षण के विरोध में भी रैलियां करते हैं। और आखिरकार वो प्रकाश कमेटी भी जो बिठाई इन्होंने भी, उसने भी बताया कि गृह मंत्री के दरवाजे पर पहुंच गई। क्या आदेश थे? ये हिंसा को रोकने का मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार है। ये होने दिया गया, हरियाणा के अंदर आग लगने दी, लोग मरने दिए, अरबों का कारोबार, संपत्ति नष्ट होने दी, ताकि उनको जाति के आधार पर ध्रुवीकरण पैदा हो सके और उसकी फसल वोट के नाम पर काट सके। ऐसा ही प्रयोग इन्होंने गुजरात में किया था, दंगे करवा के हिंदू मुसलमान के नाम पे फसल काटी थी। अब जो राजनीति ये धंधे करती हो, जिस आतंकवाद से लड़ने की बात कर रही है, आज वो आतंकवादियों को तो टिकट दे रही है। जिसके खिलाफ केस हैं, जिसकी खुद की मोटरसाइकिल पर वहां बम ब्लास्ट हुआ था, आज वो जब शहीदों की बात कर रहे हैं, तो वो आदमी, वो अधिकारी जो आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुआ, महाराष्ट्र का, बंबई का हमले याद होंगे ना, उसी ने तो इस प्रज्ञा ठाकुर को जांच की थी, उसी ने इसको दोषी पाया था। वो अधिकारी जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिसने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, आज उसको टिकट दी है बीजेपी। ऐसे तमाम तरह के लोग, अपराधी किस्म के लोग, वो बीजेपी के अंदर भरे पड़े हैं। इसलिए हमें अगर देश को बचाना है, देश के अंदर सौहार्द को बचाना है, एकता को बचाना है, देश की सुरक्षा को बचाना है, तो बीजेपी का हराना जरूरी है। दूसरी बात इसका मैं चर्चा करूंगा कि फिर ये कहते हैं कि ठीक है, विकल्प क्या है, मोदी का विकल्प क्या है। फिर फोटो ले आऊंगे राहुल की। ये राहुल और मोदी के बीच का दंगल नहीं है चुनाव, ये दो व्यक्तियों, पहलवान जैसे होते हैं, उनके बीच का नहीं है। ये जनतंत्र में अभी मोदी और राहुल तो आमने सामने खड़े भी नहीं है। एक अमेठी थे चुनाव लड़ा है, एक बनारस लड़ा है। एमपी का चुनाव है, पहले एमपी बनेंगे, और जिनके फालतू एमपी होंगे जिस पाड़े में, उनका प्रधानमंत्री बनेगा। हमारा ये पार्टी का कहना है कि सवाल इस बात का नहीं है कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। काबिल लोगों की इस देश में कोई कमी नहीं है, 136 करोड़ का देश है यार, बन जाएगा कोई प्रधानमंत्री। पर व्यक्ति की जगह व्यक्ति बदल देने से इस देश का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यू समझ लो, अगर एक गंडासा अपना फेरा आसानी का, अगर वो पतोर देता होगा तो हाथड़ी मैं फेर लूं, आप फेर लो, हाथड़ी फेरने वाला बदले जाओ, गंडासा पतोर देना बंद नहीं करेगा। अगर उसने सुथरी सानी काटनी है आपने, तो उसकी गिरारी बदलनी पड़ेगी, उसका गंडासे बदलने पड़ेंगे, तब जा करके आपको। तो आड़े मेरा कहना है, यहां मेरा कहना है कि व्यक्ति की जगह व्यक्ति का जो खड़ा किया जाता है, इस झांसे में हमें नहीं आना। हमें नीतियां बदलें देश में, तो बात बने। नीतियां कौन सी? एक तो वो नीति है, आप जो साथी हैं, मैं आपको बताऊंगा, यह अपंगता सिर्फ कुदरत की दी और नहीं है। बहुत सारे जो जन्म के बाद भी अपंगता का शिकार बनते हैं। अगर देश में ऐसी नीति जो युद्ध की तरफ लेके जाती हो, रोज जो हिंदुस्तान पाकिस्तान ये जो बात हो रही है, ये जंग जहां होते हैं ना, वहां लोग मरते भी हैं और बड़ी तादाद के अंदर अपंगता भी छोड़ करके जाता है युद्ध। और सिर्फ इतना ही नहीं, सदियों तक, बाद की पीढ़ियों तक भी, दूसरे विश्व युद्ध का आज तक भी मुरली को पता है, हम इकट्ठा काम किया। जब हम विद्यार्थी थे तो उन दिनों पर हम ये इसका प्रचार करते थे, अभियान चलाते थे कि दुनिया में ये जो एटम बम बन गए हैं, ये जो आणविक हथियार हैं, ये खत्म होने चाहिए। सबसे पहले किसने प्रयोग किया था इसका? यही अमेरिका, जिसका आज मोदी यार है, जिसने जापान के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग किया था। आज भी उस जगह के ऊपर जहां बम डाले गए थे, जो बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि पर्यावरण पर अभी भी वो किरणें किसी न किसी रूप में मौजूद हैं, जिनका असर आज भी पैदा होने वाले बच्चों पर किसी न किसी रूप में अपंगता के रूप में देखा जा सकता है। जब जाति के आधार के ऊपर, ये गुजरात में इन्होंने पढ़े हैं, मुरली एसएफआई के नेता थे। उस गुजरात के अंदर जहां दंगे हुए धर्म के नाम पर,
कितने लोगों के हाथ पैर काट लिए गए। आदमी को जब दरिंदा बना देता है, धर्म के नाम पर नफरत जो पैदा होती है, जाति के नाम पर जब नफरत पैदा होती है, ये जो राजनीति है ये जिम्मेदार है समाज के अंदर तमाम तरह की चीजों के लिए। और उसमें यहां तक भी है कि जो जिस तरह से आज अंधाधुंध मुनाफे के लिए जो छूट दी जा रही है, कितना भी नहीं छोड़ो कुदरत को, प्राइवेट लोगों को आपने कोयले की खान दे दी, आपने जंगल दे दिए। हरियाणा की सरकार ने अभी आखिरी जो सेशन था इनका विधानसभा का आखिरी दिन, उस दिन एक कानून में बदलाव किया। वो कानून 1900 का बना हुआ था, वो है संरक्षण का कानून, भूमि संरक्षण का कानून। उसके तहत यह है कि कम से कम 20% तो पेड़ पौधे जंगल होने चाहिए ना। तो मानस अगर पेड़ पौधे जंगल नहीं होगा तो आदमी सांस चुक कर लेगा, मर जाएगा। पर्यावरण को अगर संरक्षित नहीं किया गया तो हम मर जाएंगे। अब वह जो जमीन है जो आपके रेवाड़ी, आपके गुड़गांवा, फरीदाबाद, ये एक तरह से ला लो गुड़गांवा फरीदाबाद के दिल्ली के फेफड़े हैं। उस जमीन के ऊपर कई सारे बिल्डर्स ने, बड़े नेता हैं, उन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कब्जे हटाओ, यह जगह खाली करो, यह वन भूमि है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए इस खट्टर सरकार, जो अपने आप में ईमानदार के हैं, बहुत है, छाती ठोके हैं भ्रष्टाचार, उन्होंने हजारों एकड़ जमीन है ये, जिसको 1 नवंबर 1966 से पिछली तारीख से जो अब तक अवैध था, गैर कानूनी कब्जे थे, उनको वैध बना दिया। किस खातिर कर दिया? मोटा चंदा लेकर के, पर्यावरण का नाश हो, सोबर हो। और जो पर्यावरण के असर आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका असर यूं भी है, या जो सूरज है हमारी, इसके लिए एक कवच खुद बना रखा कुदरत ने। इसकी किरणें, खतरनाक किरणें, वो कवच रोक लेता है, हमारे ऊपर ना पड़े। लेकिन जब वो कवच में छेद हो गया तो वो आज पड़ रही है हम पर असर। उसकी वजह से बहुत सारे विकलांग भी पैदा हो रहे। तो ये जो नीतियां हैं, ये नीतियां हर नागरिक को ये सीधे तौर पर प्रभावित करती है, और ये नीतियां तय करती है राजनीति। आज हमारे सामने फैसला करने का है कि कौन सी राजनीति को हम फैसला किसके पक्ष में करें। तो एक राजनीति तो है ये जो मुनाफाखोरों को बढ़ावा देती है, जो पर्यावरण को चोट पहुंचाती है, जो एक संवेदनहीन, अमानवीय एक समाज का निर्माण कर रही है, जो लोगों की हत्या पर, आपस में लोगों को लड़ा करके, जो छोटी छोटी बच्चा, बाजार जिस तरह से बना दिया गया है, छोटी छोटी बच्चियों के आज जिस तरह का अमानवीयता हम देख रहे हैं। एक तो यह है पैदाइश, इस राजनीति की पैदाइश। दूसरी राजनीति ये है जो लाल झंडे की है, जो वामपंथ की है, जो कम्युनिस्ट पार्टी लगातार करती आई है। हमारा इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर लक्ष्य है, हम एक ऐसी दुनिया बसाना चाहते हैं जिसमें आदमी का आदमी के द्वारा शोषण ना हो, जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, ना लिंग के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना रंग के आधार पर, ना भाषा के आधार पर, और ना अंग और अपंगता के आधार पर। यहां हमारे लिए इंसान बराबर है, और वो तभी संभव हो सकता है जब ये कुदरत ने जो दिया है, किसी की बाप की मां की पैदाइश नहीं है, ये जंगल जमीन सब कुछ ये कुदरत का दिया है। इसके ऊपर यहां रहने वाले लोगों का, यानी कि समाज का स्वामित्व होना चाहिए, ना कि कुछ व्यक्तियों का स्वामित्व हो। इस आधार के ऊपर हम अपनी नीतियां तय करते हैं, और उन नीतियों के तहत ही है वो पार्टियां चुनाव के मौके पर देखती हैं वोट कहां से मिलेंगी, वोट बैंक के रूप में। वो जात पर देखेंगे, कितने जाट कैंडिडेट खड़े कर दिए, कितने ब्राह्मण टिकट दे दी, कितने अनुसूचित जाति को दे दी, हिंदू को दी, मुसलमान को दी। इस आधार पर नहीं देखते कि वो मजदूर का, किसान का, संवेदनशील समाज के आधार के ऊपर वो अपना फैसला नहीं करते। हमारे लिए जात के आधार के ऊपर, भाषा के आधार के ऊपर या ये तरीके नहीं है राजनीति के। ये है कि समाज में न्याय कैसे, सामाजिक न्याय की लड़ाई। इसलिए ये घोषणा पत्र में जो साथी मुरली ने आपके बीच में रखा, और सब पार्टियों से, ना सिर्फ विकलांगों के लिए, आपको नौजवानों के लिए भी,
आपको किसान के लिए भी, आपको शिक्षा के स्तर पर भी, पर्यावरण के मामले में भी, हर मसले के ऊपर और राजनीतिक पार्टियों में ये सवाल आपको नहीं मिलेंगे। ये है एक फर्क। हम आज ये जो 9 आदमी देश के अंदर ऐसे पैदा हो गए जिनके पास सारे देश की जितनी दौलत है, आधी आबादी से भी ज्यादा दौलत 9 आदमियों के पास हो। सारा देश मिलकर के एक साल में जो संपदा पैदा करता है उसका 73% हिस्सा सिर्फ 1% लोगों के पास चला जाता है, जिनके लिए सारे बैंक लुटा दिए गए। हम मिली-जुली सरकार बनेगी जो मैंने पहले कह दिया, और इस लाल झंडे के समर्थन से बनेगी, और लाल झंडे के समर्थन से अगर सरकार बनेगी तो मैं आज ऐलान करके जा रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जितनी कन्वेंशन विकलांगों के लिए तैयार की हैं उनके आधार के ऊपर इस देश के तमाम कानूनों में संशोधन होगा और पूरी तरह से उनको लागू करने के लिए दबाव दिया जाएगा। 6,000 कम से कम पेंशन, हालांकि न्यूनतम वेतन हम कह रहे हैं कि 18,000 होना चाहिए, और हम कह रहे हैं कि पेंशन हर नागरिक को न्यूनतम वेतन से आधी होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 6,000 न्यूनतम वेतन होगा। ये करके दिखाएंगे, और करके दिखाया है। जब जब मौका मिला इस लाल झंडे की पार्टी को, 2 मौके में आपको बताता हूं। 1996 में भी एक मिलीजुली सरकार बनी थी, किसी पार्टी का बहुमत नहीं था। देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे, याद होगा। मेरी पार्टी का नेता था ज्योति बसु, जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे बंगाल के। उनको प्रधानमंत्री का प्रस्ताव आया कि मिलीजुली सरकार के वो प्रधानमंत्री बने। मेरी पार्टी ने कहा क्योंकि कांग्रेस पर टिकी हुई है ये सरकार, पता नहीं कितने दिन चलेगी। हमने कहा हमने प्रधानमंत्री नहीं बना, ये भी बाहर से समर्थन करें, हम भी बाहर से समर्थन करते हैं, और कुछ नीतियों के आधार के ऊपर काम करो। उस समय के ऊपर थोड़े दिन वो सरकार चली, लेकिन ये जो निर्माण का काम करने वाले मजदूर, जिनका नेता है सुखबीर, जो सबके लिए भवन निर्माण का काम करते हैं, अटालिकाएं खड़ी करते हैं, सड़क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, उनकी सुरक्षा का कोई कानून इस देश में नहीं था। उस समय पे मेरी पार्टी, वामपंथी पार्टी, हमने दबाव दे करके कहा ये लोग जो सबके लिए छत का इंतजाम करते हैं, देश का निर्माण करते हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार ले, और उनके लिए कानून बना। पहले कोई मर जाता था, पेड़ पर पैर फिसल गया, आप देखते होंगे ना किस तरह से बेल्ट लगा करके बहुमंजिली इमारतों के ऊपर एक मजदूर लटका हुआ काम करता है निर्माण का, मर जाता था, परिवार अनाथ हो जाता, कोई सहारा नहीं था। आज उसको 5 लाख रुपए मरते हैं, कोई अगर घटना दुर्घटना होती है। उनके बच्चों की शादी में 1 लाख रुपए तक पैसा है, औजार के लिए, मकान के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। यह इस पार्टी की वजह से। 2004 में फिर मौका आया, फिर किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं था, मिलीजुली सरकार बनी। उस सरकार में भी हम मंत्री नहीं बने। हमने कहा बाहर से समर्थन करेंगे, मंत्री पद के लिए लड़ाई नहीं है, आप कुछ कानून बनाइए। देश में पहली बार रोजगार की गारंटी का कानून, गांव देहात में रहने वाले लोग, क्योंकि खेती में रोजगार बचा नहीं, मशीन आ गई है, इसलिए गांव के लोग जो गरीब लोग हैं उनके लिए कम से कम 100 दिन का रोजगार की गारंटी का कानून सरकार बनाए। वो कानून बना। हमने खाद्य सुरक्षा का कानून, बड़े बड़े विकास की बात करते हो तुम, गोदामों में सड़ जाता है अनाज, भरपेट रोटी तो मिले। अभी फिर हम ये कह रहे हैं कि हमारी अगर समर्थन से सरकार बनेगी, हर परिवार को 35 किलो अनाज खाने का और जरूरत की 14 चीजें, लत्ता कपड़ा तक भी, साबुन तेल भी उसके अंदर मिलेगा। ये ऐसा कानून आप बढ़वाएंगे। और विकलांगों के लिए जो मैंने आपके सामने रखी है, तो सब पक्षों पर और ज्यादा विस्तार में ना बात करते हुए, आज हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है कि देश में ये जो लूट की, खसोट की, झूठ की और फूट की जो राजनीति चल रही है, जो देश के जनतंत्र को खत्म करके एक निरंकुश तानाशाही का शासन, जो मनुवाद की दोबारा से व्यवस्था इस देश के अंदर कायम करना चाहते हैं, ऐसी राजनीति को परास्त करके एक नई दिशा हम इस देश को दें, हरियाणा को दें। हिसार में आपके पास अवसर है, मौका है, हालांकि आप पूरे हरियाणा से आए हैं। मैं हरियाणा से भी जो लोग आए हैं, जो साथी आए हैं, उनसे निवेदन करूंगा
आपकी जो भी जान पहचान है, जो भी रिश्तेदार हैं, मित्र दोस्त हैं, उन सब से आप ज़रूर कोशिश करो कि ये लाल झंडे की पार्टी जिसका उम्मीदवार है ये सुखबीर, जो मजदूरों का नेता है, निर्माण मजदूरों का जो फेडरेशन है पूरी देश का, उसका अध्यक्ष है, हरियाणा की यूनियन का ये महासचिव है। इनके पिताजी भी लगातार संघर्षों में रहे, मजदूरों के नेता थे, किसान परिवार में पैदा हुए हैं। और ये पार्टी जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि किसके उसके नेता के ऊपर कोई आरोप ना हो। मेरी पार्टी के दर्जनों मुख्यमंत्री बन चुके, अनेकों मंत्री बन चुके, अनेकों MP MLA बन चुके, लेकिन आज तक CPM पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप और उंगली नहीं उठा सकता। देश में ऐसी कोई और पार्टी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हम पूंजीपतियों का चंदा लेकर के राजनीति नहीं करते, क्योंकि हम पैसा लेकर के टिकट नहीं देते। हम टिकट उन लोगों को देते हैं जो संघर्षों में तप करके आते हैं। वो बिकते नहीं हैं, वो झुकते नहीं हैं। ये और पार्टियां रोज दल बदल करती रहती हैं। तो इसलिए आपसे है कि आप स्वयं पार्टी बनो। आप इस पार्टी का, सिर्फ मैं वोट की अपील नहीं कर रहा, ये आपकी पार्टी है, मेरी नहीं, हम सबकी पार्टी है। आप इस पार्टी के प्रहरी बनो, इसके संगठनकर्ता बनो, प्रचारक बनो, और जहां तक भी कोई संभव हो सकता है तमाम लोगों को इस बात के लिए तैयार करो। ये बहुत तरह की बात करेंगे, ठीक है बस जीतेंगे नहीं, ये भाई हमने अपनी ज़मीर से फैसला करना है। दुनिया न्यूनतम कुछ हो जाओ, मुझे फैसला करना है मैं लूट के पाले में खड़ा हूँ या न्याय के पाले में खड़ा हूँ। अगर मैं न्याय के पाले में हूँ, अगर मुझे न्याय चाहिए, तो इससे न्यारा और कोई रास्ता नहीं है। दराती हथौड़ा, सितारा अपना निशान, उसका बटन दबाओ, दबवाओ, तैयार करो लोगों को, और एक नई राय आप कहें हरियाणा की राजनीति में आप डाल लें। संसद में अपना प्रतिनिधि भेज करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद।